Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 24th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 24 मार्च 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे जाकर आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर इस आर्टिकल को कवर कर चुके हैं और आपके वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करी जा रही है नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। तो अभी मंडे में इन नेशनल फिल्म अवार्ड्स को अनाउंस करा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड है और ये साल 2019 के अवार्ड को अनाउंस करा गया है। ठीक है, यानी साल 2019 में जो जो विजेता है इस अवार्ड का उसकी घोषणा करी गई है। अब आप कहोगे पहले क्यों नहीं दिया गया? पहले हम लोग इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, उसकी वजह से इसका अनाउंसमेंट पहले नहीं हो पाया। अब फिलहाल यहाँ पर इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कौन कौन विनर हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें बेस्ट एक्टर की, तो बेस्ट एक्टर में दो मेन पर्सनैलिटीज़ हैं। तो आप देख पाओगे कौन कौन है, मनोज बाजपेयी और धनुष। ये दो लोग हैं जो कि बेस्ट एक्टर का खिताब इन्होंने जीता है फॉर द ईयर 2019। अब बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में बात करें तो कंगना रनौत ने यह अवार्ड जीता है। ये इनको आप कह सकते हो ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इनका परफॉर्मेंस देखा गया है मणिकर्णिका के अंदर, तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से इनको यह अवार्ड दिया गया है। और मनोज बाजपेयी को इनका भी एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल का भोंसले के अंदर, तो उसकी वजह से यहाँ पर इनको यह अवार्ड दिया गया है। ऐसे यहाँ पर धनुष को भी दिया गया है इनके इमोशंस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कोई ना कोई आप कह सकते हो क्वालिटी है तभी तो अवार्ड दिए गए। लेकिन आपको इन पर्सनैलिटी का नाम याद रखना है, आपसे एग्जाम में नाम पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी मिला है कि इसको संजय पूरन सिंह चौहान को, और उसके साथ साथ बेस्ट फीचर फिल्म भी अवार्ड मिला है। आप देख पाओगे प्रियदर्शन मरक्कर, यहाँ पे इनका पूरा नाम ये है, मैं इतना ही जो है प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको ये 3-4 लोगों के नाम याद रखने हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये अवार्ड्स की बात रही अलग। अब अगर हम बात करें सिक्किम को, जो सिक्किम राज्य है आप कह सकते हो इसको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादातर आप कह सकते हो फिल्म्स वगैरह शूटिंग करी जाती है, तो इसको भी एक अवार्ड मिला है। सिक्किम भी एक बेस्ट प्लेस का अवार्ड मिल चुका है, तो आपको ध्यान रखना है सिक्किम भी साथ में इसके अंदर ऐड है। चलो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। बात करी गई है गांधी पीस प्राइज के बारे में। अभी हमने बात करा नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में, अब वो तो अनाउंस कर दिए गए, उसी के साथ साथ गांधी पीस प्राइज को भी अनाउंस कर दिया गया है। तो ये साल 2019 और 20 दोनों के ही एक साथ अनाउंस कर दिए गए। तो हम डिस्कस करेंगे साल 2019 में किसको दिया गया है और साल 2020 में किसका अनाउंसमेंट हुआ है। तो आप देख पाओगे ये दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो गांधी पीस प्राइज है ये साल 2019 के लिए दिया जा रहा है, मतलब अनाउंस करा गया है किनके लिए? सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद ऑफ ओमान, इनके लिए यहाँ पर अनाउंस करा गया है, इनको ये प्राइज़ दिया जाएगा। और जो साल 2020 का प्राइज़ है वो दिया जाएगा बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। अब आपको इन दोनों के बारे में जान लेना है, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो पर्सनैलिटी हैं ये हैं फादर ऑफ द नेशन, किसके? बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं। और ये जो ऊपर आप देख पाओगे काबूस बिन सैद अल सैद, ये जो ओमान के हैं, ये आप कह सकते हो ये इंडिया में इन्होंने पढ़ाई करी थी और इन्होंने क्या करा था, भारत और ओमान के रिलेशन को काफ़ी मजबूत किया था। उसी वजह से हम इनको ये अवार्ड दे रहे हैं। और इनको ये अवार्ड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ काम किया है बांग्लादेश को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से ये अवार्ड इन दोनों को दिया जा रहा है। अब अगर हम बात करें गांधी पीस प्राइज़ के बारे में, बेसिकली ये अवार्ड है क्या, इसमें क्या दिया जाता है? ये प्राइज़ हर साल जो है अनाउंस करा जाता है हमारी भारत सरकार के द्वारा। हम लोग 1995 से ये अवार्ड घोषित कर रहे हैं। उसके बाद 1995 में जब 125वीं एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे महात्मा गांधी जी की, ठीक है, उसके आसपास का ही टाइम है बेसिकली। अब ये जो अवार्ड है ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भेदभाव करा जाएगा, कोई नेशनलिटी कोई अलग कंट्री का बंदा देखा जाएगा, कोई यहाँ पे उसकी कास्ट अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये अवार्ड ओपन है।
और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस अवार्ड प्राइज के जो ज्यूरी हैं, यानी जो गांधी पीस प्राइज है, इसको कौन कौन डिक्लेयर करता है। तो सबसे पहले इसको चेयर करा जाता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मतलब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर करा जाता है। उसके बाद 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी रहते हैं इसके अंदर, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये बनता है आज के यानी अभी के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है। ये आपको एक्स ऑफिशियो वाले नहीं बताने, आपको यहाँ पर ये बताना है आज के टाइम के जो सीजेआई हैं वो कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, साथ ही साथ लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, ये 2 पर्सनैलिटी रहेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ ये 2 लोग भी रहेंगे। उसके साथ 2 और पर्सन रहते हैं, वो कौन कौन, लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, ठीक है, श्री ओम बिरला, ये भी रहने वाले हैं और इस जूरी के अंदर। और दूसरे कौन पर्सनैलिटी है, इनका नाम है श्री बंदेश्वर पाठक, ये फाउंडर हैं किसके, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के। तो बेसिकली ये 5 लोग हैं जिनके द्वारा ये आप कह सकते हो पूरी तरह से अवार्ड को अनाउंस करा गया है। कौन सा, गांधी पीस प्राइज। अब ये जो अवार्ड है इसके अंदर क्या क्या दिया जाता है, 1 करोड़ रुपए, साथ साथ कुछ कोटेशंस वगैरह दी जाती हैं, एक आप कह सकते हो प्लेक दिया जाता है, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो प्लेट, मतलब एक वॉल पे टांगने वाला कोई प्लेट वगैरह दे सकते हैं जिस पे उनका नाम लिखा हो। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें दी जाती हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट दिए जाते हैं, हैंडलूम भी दिया जाता है, मतलब पुराने ज़माने में जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम आइटम्स इस्तेमाल किए जाते थे वो भी एज अ अवार्ड के तौर पर ये दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है गांधी पीस प्राइज़ के बारे में, ये यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पे बातचीत करी गई है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया है कि जो बैन कर दिया गया है बाइक रैलीज को। अब यहाँ पे आपको मालूम है अभी कुछ टाइम बाद जो है बहुत सारे राज्य जहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, आसाम में होगा, केरला में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में, और साथ ही साथ हमारी यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के अंदर भी ये इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया है कि जो बाइक की रैलीज है उनको बैन कर दिया जाएगा। लगभग मान लो ये इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं तो इससे 72 घंटे पहले से ही यहाँ पर आप कह सकते हो 72 आवर्स बिफोर दी पोलिंग, यानी इलेक्शन से 72 घंटे पहले ही इन बाइक रैलीज को बैन कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा है कि इसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को, जो कि 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो पुडुचेरी है, उन सभी को यहाँ पर ये एक तरीके से पहुँचा दिया है कि अब यहाँ पे बाइक रैलीज नहीं होनी चाहिए। जब भी इलेक्शन होगा उससे 72 घंटे पहले से ही बाइक रैलीज पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं इससे रिलेटेड, न्यूज़पेपर में आएंगे, द हिंदू के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए। उसी वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये पढ़ाया है। आते हैं आर्टिकल नंबर 4 की तरफ। बात करी गई है एक पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम है बिल नेल्सन। अब जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इन्होंने नॉमिनेट कर लिया है नासा के 14th एडमिनिस्ट्रेटर को। अब 14th एडमिनिस्ट्रेटर कौन बना है, वो है ये बिल नेल्सन। अब आपको ध्यान रखना है ये कौन है, ये फॉर्मर सीनेटर रह चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो क्या है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। इनका बिल नेल्सन का आप पिक्चर ये देख सकते हो यहाँ पर। ओके, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेल्सन जो है ये सर्व करने वाले हैं नासा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह आने वाले टाइम पे, जो कि डायरेक्टली अकाउंटेबल होंगे प्रेसिडेंट के लिए, बाइडन के लिए। बाइडन ने ही यहाँ पर इनको चूज करा है, नॉमिनेट करा है कि ये नासा के एक तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह सर्व करने वाले हैं आने वाले टाइम पे, यानी हेड होने वाले हैं ये पूरे के पूरे नासा के। नाउ ये नासा क्या है, अब आप लोगों को मालूम होगा, एक स्पेस एजेंसी है बहुत ही ज़्यादा बड़ी, और ये यूएसए के अंदर है, सभी लोगों को मालूम है। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है नासा की, आपको ध्यान रखना है। इसको स्टार्ट करा गया था 1 अक्टूबर 1958 में। अब आप देख पाओगे यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी बन जाती है। भारत के बहुत सारे लोग हैं जो कि इस नासा के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो नासा अब सब लोगों को मालूम हो गया होगा। नाउ यहाँ पे जो बिल नेल्सन है आप देख पाओगे ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं इस एजेंसी के अंदर। ये जो स्पेस एजेंसी है इसका विजन सेट करेंगे, इसके अंदर अपने आप कह सकते हो आइडियाज़ वगैरह भी प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ जो बजट प्रायोरिटीज़ होगी, इंटरनल पॉलिसीज़ होंगी, या फिर एजेंसी की परफॉर्मेंस होगा, ये सब सेट करेंगे कौन, बिल नेल्सन। तो ऑब्वियस ही बात है इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह सर्व करना है, तो ऑब्वियस ही बात है ये सारी चीज़ें ये देखने वाले हैं नासा को लेकर। ये 1 टाइम एस्ट्रोनॉट भी रह चुके हैं एक मिशन में। कौन सा मिशन था, STS-61C मिशन 1986 का 1 टाइम एस्ट्रोनॉट भी रह चुके हैं। उसी वजह से इनके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर यहाँ पर इनको ऐसा पद दिया गया है।
उसके बाद इसी आर्टिकल से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आती है, वो है भव्य लाल जी के बारे में। आप देख पाओगे लास्ट मंथ यानी पिछले महीने नासा ने अपॉइंट किया है एक इंडियन अमेरिकन भव्य लाल को, जिनका नाम आप देख पा रहे हो, ये इनकी पिक्चर है। इनको अपॉइंट किया है एज अ एजेंसीज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ। यहाँ पे पूरे के पूरा जो स्टाफ है उसका चीफ यहाँ पे घोषित करा गया है, नॉमिनेट करा गया है, अपॉइंट करा गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे नासा ने ये काम किया है, तो यहाँ पे इंडियन अमेरिकन पर्सनैलिटी है, इस वजह से ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो पहले वर्क करती थी, ये पहले प्रेसिडेंट के लिए यानी जो बाइडन के लिए उनकी रिव्यू टीम के तौर पे काम करती थी, लेकिन अब यहाँ पर इनको पिछले ही महीने अपॉइंट कर लिया गया है एज अ एजेंसीज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ। तो नाम इनका ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 5 की तरफ। बात करी गई है कोविशील्ड को लेकर। तो जो सरकार है उसने डिसाइड किया है कि जो कोविशील्ड की डोज है, आप लोगों को मालूम है भारत के अंदर बेसिकली 2 वैक्सीन दी जा रही है, वो कौन कौन सी हैं? एक तो है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। नाउ अगर हम बात करें इन डोजेस की, जो ये कोविशील्ड है इसके 2 डोजेस लग रहे हैं, पहला 1 डोज लगता है, फिर दूसरा डोज लगता है। अब इसके बीच में पहले 2 से 6 सप्ताह का गैप हुआ करता था। नाउ यहाँ पे सरकार के द्वारा ये बोला जा रहा है अगर हम इस गैप को बढ़ा दें तो फिर ये वैक्सीन और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगी। ये रिसर्चेस हुई हैं और प्रूवन हो चुका है कि अगर ये जो गैप है यानी पहला डोज मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम अगर गैप को बढ़ा दें तो फिर उससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस वैक्सीन को लेकर। तो जो ये कोविशील्ड है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसको डेवलप किसने करा था? डेवलप करा था एस्ट्राजेनेका ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ कोलैबोरेट करके। नाउ अब यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर कर दिया है इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि पुणे के अंदर है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अभी यहाँ पर सजेस्ट ये करा जा रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया जाए, बढ़ाकर 12 सप्ताह तक कर दिया जाए, जिससे कि जो ये वैक्सीन है काफ़ी अच्छा वर्क करने वाली है। बोला ये जा रहा है मतलब पहला डोज आपको ये लग गया, आज पहला इंजेक्शन लग गया, उसके बाद आपको 12 सप्ताह तक वेट करना है, जिससे कि इस वैक्सीन की इफिकेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, इन्होंने ये डिसीजन लिया। क्योंकि 2 एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करी और फिर उसके बाद बताया है ये, तो ऑब्वियस ही बात है ये काम करने वाला है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में अगर आप गैप को इंक्रीज करते हो तो फिर कोविड-19 की जो इफेक्टिवनेस है वो भी एनहेंस्ड हो जाएगी, वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। ओके, तो यहाँ पर एक और डेटा भी ये भी है कि जो सेकंड डोज है, आप सेकंड डोज 6 से 8 सप्ताह के बीच में लगवा सकते हो, तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं यूएनओपीसी के बारे में, यूएनओपीएस के बारे में, सॉरी। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। ये बॉडी क्या है इसके बारे में जानेंगे और यहाँ पर क्या काम है इस बॉडी का ये भी जानेंगे। तो हो क्या रहा है, जो यूएनओपीएस है ये एंटर कर चुका है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप किसके साथ करे है? जो गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क है उसके साथ पार्टनरशिप करी है। अब यहाँ पे दोनों पार्टनरशिप करके कर क्या रहे हैं? भारत के अंदर जो जल जीवन मिशन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर इसको हेल्प करेंगे ग्रो करने में, यानी कि जो ये मिशन है इसको इंप्लीमेंट करा जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और कौन कौन सी बॉडीज़? ये बॉडीज़ मिलकर आपस में पार्टनरशिप कर इस मिशन को आप कह सकते हो इंप्लीमेंट करने वाली हैं। अब जो ये पर्पज़ है इस पार्टनरशिप का, गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क साथ ही साथ जो यूएनओपीएस है, इन दोनों का मेन पर्पज़ और ये पार्टनरशिप का मेन मकसद ये है कि ये लोग सपोर्ट करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे जल जीवन मिशन वाटर प्रोग्राम को, जो कि भारत के अंदर चल रहा है। और हम लोग ये जो मिशन है इसकी वजह से क्या होगा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड हो गया, विंध्या रेंजेस हो गया, यहाँ सभी जगह पर जो है ये सपोर्ट करने वाले हैं इस मिशन को। अब अगर हम बात करें जो ये जल जीवन मिशन है, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद यह है कि साल 2024 तक हम लोग हर गांव के घरों में वाटर टैप कनेक्शन दे सकें, टंकी पहुंचा सकें, जिससे सभी लोगों को पानी मिल जाए। और ये जो हमारा मिशन है ये हमारा यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 भी है। आप लोग को ध्यान रखना है, जो यूएन है, यूएन ने अपने 17 गोल सेट करे हैं और ये 17 गोल हम लोग 2030 तक अचीव करेंगे, ऐसी बात बोली जा रही है। तो आप देख पाओगे 17 गोल ये सारे हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं वाटर को लेकर, तो ये भी हमारा एक गोल है। वो क्या है? छठा गोल आप लोग देख पाओगे, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का छठा गोल है। तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन है उसका बेसिकली एक पर्पज़ ये भी है कि हम लोग क्या करें, जल्द से जल्द अपने गोल को अचीव कर पाएँ। नाउ अब बात करते हैं यूएनओपीएस के बारे में। ये कौन सी बॉडी है? तो बेसिकली ये एक ऑपरेशनल आर्म है यूनाइटेड नेशन का। अब अगर हम बात करें तो ये बॉडी जो है हेल्प करती है जो प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में, प्रोजेक्ट को लागू करने में हेल्प करती है। जो अलग अलग सरकार हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया के अंदर अलग अलग सरकारों के साथ पार्टनरशिप कर ये प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर है यूएन सिटी कैंपस इन कोपेनहेगन।
तो डेनमार्क के अंदर कोपेनहेगन है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और जो ये UNOPS है, इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1973 में। पहले ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में जो ये बॉडी है ये अकेली हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, कब? 1995 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के कंपैरिजन में ये है डेनमार्क, यहीं पर जो है ये बॉडी इसका हेडक्वार्टर है। अब आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। ये बात करी गई है गंगा क्वेस्ट के बारे में। तो ये जो गंगा क्वेस्ट 2021 है, इसको आप कह सकते हो एक ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव क्विज है, एक क्विज होगा और इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो आपके लिए खासकर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक दो चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हो। गंगा क्वेस्ट एक इंटरनेशनल बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ऑनलाइन क्विज होगा, जहां पर उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो गंगा के ऊपर बेसिकली ये पूरा का पूरा बेस्ड होने वाला है, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और आप देख पाओगे इसमें और भी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड हैं, जैसे कि ट्री क्रेज फाउंडेशन है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि इसका कोई प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं होता। ये भी यहाँ पर इस चीज़ के अंदर कमिटेड है। नाउ अगर हम बात करें जो ऑनलाइन कंपटीशन है, ये इसका कॉन्सेप्चुअलाइज यानी इसका कॉन्सेप्ट लाया गया था साल 2019 में। खासकर यहाँ पे आर्टिकल में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यहाँ पे आर्टिकल था तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, उस वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज का करते हैं हम लोग यहाँ पे वीडियो का एंड। मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।